नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिस श्रृंखला में। मित्रों, इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, चौथा प्रैक्टिस सेट है। आप सभी से इसमें ज़्यादा बातें न करते हुए डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस सेट पर आता हूँ। निश्चित तौर पे मेरे द्वारा कराए गए प्रैक्टिस सेट का लगभग सवाल इसी कैटेगरी के सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये लगता है आपको आसान सवाल, लेकिन आसान ही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए आपके लिए 10-12 सवाल देता हूं। निश्चित तौर पे अगर इन सवालों को लगाने में आप सक्षम हैं तो निश्चित तौर पे आप बेहतर कंडीशन में हैं और आपका बैक नहीं लगेगा। अगर आपको इन सवालों को लगाने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा, मेरे सभी वीडियो जो प्लेलिस्ट में बने हुए हैं गणित विषय के, वो सभी वीडियो जा करके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तभी जा करके आप अपने आप को सेफ महसूस कर पाएंगे गणित में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उसके पहले हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बिना कहे अगर आपका कोई साथी, आपका कोई हित मित्र इस वीडियो से लाभ लेना चाहता है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। चलिए सबसे पहले सवाल की हम चर्चा करते हैं। 64 की घात ऋण 2/3 का मान बताइए। 64 की घात ऋण 2/3 का मान बताइए। अब बहुविकल्पी में आता है और बहुविकल्पीय सवालों को कुछ बच्चा पूछ रहा था, भैया क्या हल करना पड़ेगा बहुविकल्पीय प्रश्नों को? मित्रों, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास इतना दिमाग है कि देख करके ही आप उत्तर लगा देते हैं तो हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको हल करके ही आप उत्तर पा पाएंगे तो हल कर देंगे तो भी कोई गलती आप नहीं करेंगे, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक। देखिए 64 की घात ऋण 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए ये तो बहुविकल्पी में आएगा, तो आपको अगर उत्तर आता है डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा बहुविकल्प प्रश्नोत्तर नंबर 1 का तीसरा सही है और जो ऑप्शन लिया गया है वो लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहां पे आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 की घात 3। 64 को आप लिख सकते हैं 4 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 4 चौक 16 चौका 64। इसकी घात लिख सकते हैं ऋण 2/3 लिख सकते हैं। आप एक चीज जरूर जानते हैं कि a की घात m की घात n रहती है तो उसका फार्मूला क्या होता है? जो घात के ऊपर घात रहती है उसको हम आपस में गुणा कर देते हैं ना, इतना जानते हैं आप। अगर आपने घात वाला वीडियो देखा जानते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं 4 की घात 3 गुणे ऋण 2/3। 4 की घात 3 गुणे ऋण 2/3 लिख सकते हैं ना। अब यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4 की घात ऋण 2, ठीक है। अब देखिए जो मैंने बताया है कि अगर किसी का घात जो है ऋणात्मक है तो बटे में जाकर के धनात्मक हो जाता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? अगर नहीं जानते ध्यान रखिएगा। 4 की घात ऋण 2 इसे लिखा गया है तो इसका मतलब है कि 4 की घात ऋण 2/1 लिखा गया है, इसका मतलब ये है। अब आप इसे अगर पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा हो जाएगा 1/4 की घात 2 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा 4 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 1/4 की घात 2 और 1/4 की घात 2 का मतलब 1/4 चौका 16। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1/4 चौका 16 मतलब 1/16 आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल आपने समझ लिया है, अच्छे से देखिएगा। 64 की घात ऋण 2/3 का मान आपसे पूछा है। 64 को आप लिख सकते हैं 4 की घात 3, 4 चौका 16 चौका 64। इसकी घात ऋण 2/3 वही चीज है। अब घात के ऊपर अगर घात रहती है हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो है आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 की घात 3 गुणे ऋण 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 की घात ऋण 2 आ जाएगा बाद में। और मैंने बताया है कि अगर ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक घात है तो उसको नीचे लेके जाते हैं तो धनात्मक हो जाती है। तो 4 की घात ऋण 2 है तो उसे लिख सकते हैं 1/4 की घात 2 मतलब 1/16, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पहला सवाल आपने अच्छे से समझ लिया। बहुविकल्पी में आता है डायरेक्ट 1/16 आप लिख भी सकते हैं और सवाल को हल कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए पहला सवाल कंप्लीट हो गया। पहला सवाल कंप्लीट करने के बाद आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है? दूसरे सवाल को करने से पहले मैं आपसे, मेरे पास जगह नहीं होता है, चलिए ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं करने के लिए। चलिए दूसरा सवाल ही देख लीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसका, मैं आपसे सवाल हल करवाऊंगा, आपको घर से हल करना पड़ेगा। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दर। आपको यहां पर जब आप सवाल लगाइएगा यहां लिखिए दर, दर बराबर क्वेश्चन मार्क, दर ज्ञात करना है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसका मूलधन कितना दिया है? मूलधन लिखिए, मूलधन दिया है 100 रुपया। कितना दिया है? मूलधन 100 रुपया। समय कितना दिया है? यहां पर समय लिखिएगा, समय कितना दिया है? 1 वर्ष। कितना दिया है समय? 1 वर्ष समय दिया गया है। उसके बाद दिया है मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया है? मिश्रधन बराबर है 107 रुपया। मिश्रधन बराबर कितना है? 107 रुपया। आप सभी लोग जानते हैं मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन में
ब्याज और मूलधन ऐड, अर्थात जो हम रुपया उधार लेते हैं उसे मूलधन कहेंगे, लेकिन किसी इंटरेस्ट मतलब किसी रेट पर हम उसे उधार लेते हैं, किसी ब्याज पर उधार लेते हैं और उधार चुकाते समय हम अपने मूलधन को तो देते हैं, उसके साथ साथ ब्याज भी देते हैं। जो उधार चुकाते समय हम सेठ को जो है मूलधन के साथ ब्याज जोड़ करके पैसा देते हैं, इंक्लूड करके, उसे हम मिश्रधन बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मिश्रधन जो 107 रुपया है, इसमें ब्याज भी शामिल है, ब्याज भी शामिल है। 100 रुपया उसका मूलधन है, 107 रुपया वापस करता है, अर्थात तो उसको ब्याज कितने का दे रहा है? ब्याज दे रहा है भैया 7 रुपए का। ठीक है, ब्याज कितने का दे रहा है? 7 रुपए का। अब दर आपको ज्ञात करना है मित्रों। देखिए दर बराबर क्या होता है? दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस फार्मूले पर रख करके ब्याज की जगह पे रखिएगा 7 गुणे 100 बटे मूलधन की जगह पे रखिएगा 100 गुणे समय की जगह पे रखिएगा 1 वर्ष। और आपको दर जरूर बताना है। 1 नंबर में अति लघु उत्तरी में ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, कहीं पर आपसे दर पूछा जाएगा और कहीं पर आपसे समय पूछा जाएगा और कहीं पर आपसे मूलधन पूछा जाएगा और कहीं पर सिंपल सा आपसे ब्याज पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरे सवाल को जरूर मुझे कमेंट में टिप्पणी कीजिएगा कि आपका उत्तर कितना आता है। ठीक है, दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। लॉग से सवाल 100% आपकी परीक्षा में 1 नंबर आता है या किसी परीक्षा में 2 नंबर भी आ जाता है। ठीक, दूसरा सवाल देखिए, लॉग 30 का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? लॉग 30 का मान। लेकिन लॉग 30 का मान लॉग 2, लॉग 3 और लॉग 5 के पदों में ज्ञात करना है। तो मित्रों आपसे मैंने एक सवाल बताया है, फार्मूला बताया है। लॉग 30 को आप लिख सकते हैं लॉग 2 30 को आप काट सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 में। इसमें तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं जी, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। लॉग 30 को आप लिख सकते हैं, 30 को 2 3 6 5 30 लिख सकते हैं भाई। और मैं क्यों लिख रहा हूं इसे? क्योंकि लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5 में इसका मान निकालना है। ठीक है, और आप एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। ये फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं? अब इसी में जो है log m n o अगर दिया है, बाद में o भी जुड़ा है, इसका फार्मूला हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log o। अगर 4 यहां पर 4 पद गुणनफल में दिए गए हों तो उसे भी हम बीच बीच में प्लस करके ऐसे ही फार्मूला बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसी तरीके से आप इसको भी लिख दीजिएगा log 2 इंटू 3 log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। इसका मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक, बस यही आपसे पूछा है। log 30 का मान log 2, log 3, log 5 के द्वारा व्यक्त करिए तो log 30 का मान हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। यही इसका उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर में सवाल आएगा। ठीक, चलिए तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आपने लॉग वाला फार्मूला आपको याद है ना? लॉग वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और लघुगणक में मैंने 2 वीडियो बनाया है, मात्र 2 वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो बच्चा लघुगणक की 2 वीडियो देख लेगा, डीएलएड के सेमेस्टर के 3rd सेमेस्टर के एक भी क्वेश्चन लॉग का अगर बाहर चला जाए तो बताइएगा। ठीक है, चलिए चौथे सवाल पर कहते हैं। चौथा सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। इसमें कई बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन मैंने जब स्पर्श रेखाओं वाला चैप्टर कराया था तो उसमें ए बेसिक सा पॉइंट आपको जरूर बताया था। क्या बताया था? वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आपसे ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन में दिया है 2, ऑप्शन में दिया है अनंत, ऑप्शन डी में दिया है 1 से कम, मतलब रेखा ही खींची नहीं जा सकती है, ऐसा दिया है। ठीक, तो देखिएगा मित्रों, एक वृत्त है और वृत्त पर स्थित एक बिंदु है। मैंने बिंदु ले लिया, एक वृत्त है, वृत्त पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु ओ ले लिया। ठीक है, अब उसने कहा वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा का मतलब समझते हैं? स्पर्श रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो उस बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो उस बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है, ऐसी तो आप कहेंगे भैया 1 ठीक काहे खींचेंगे, हम 1 ठीक खींचेंगे, 2 ठीक खींचेंगे, 3 ठीक खींचेंगे, 5 ठीक खींचेंगे। हम तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भाई। जब स्पर्श रेखा की मतलब बातें होती है कि ऐसी रेखा जो किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, तो भैया हम बिंदु ओ अगर वृत्त की परिधि पर है तो हम इससे तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। मैं कहूंगा नहीं, बात बिंदु के वृत्त के परिधि की बात हो रही है, बात वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने की बात हो रही है। और स्पर्श रेखा का जो पहला मैंने आपको गुण बताया था, वो बताया था कि वृत्त पर स्थित अगर स्पर्श रेखा किसी बिंदु से होकर के जाती है तो उसका एक नियम होता है कि उसके वृत्त का जो केंद्र होता है, उस केंद्र से उस बिंदु पर
90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए केवल और केवल मात्र और मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक, अनंत नहीं, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा जब वृत्त की परिधि पर हम खींचते हैं तो उसका प्रॉपर्टी होता, पहला प्रॉपर्टी यही मैंने पढ़ाया था कि वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा, वही स्पर्श रेखा होती है, बाकी और स्पर्श रेखा नहीं होती है, बाकी और उल्टा सीधा रेखा होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा केवल एक खींच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चौथा भी सवाल ये बहुविकल्पी में आ सकता है भाई, है ना, ध्यान रखिएगा। चौथा सवाल कंप्लीट। देखिए, पांचवा सवाल आपको स्वयं करना है। x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, इसका गुणनखंड आपको स्वयं करना है। कर लेंगे? चलिए देखिए मैं बताता हूं। 2 को आपको जोड़ा लगा लेना है। ठीक है, 2 को आपको जोड़ा लगा लेना है। 2 का जोड़ा लगाइए। यहां पर देखिए x की घात 3, यहां पर x की घात 2, यहां पर x की घात 2 कॉमन है तो यहां बचेगा x प्लस यहां पर बचेगा 2, यहां पर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 का जोड़ा बनाइए, धड़ाक से हल कर लीजिए। ठीक, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और एक ब्रैकेट में कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक नंबर में अतिलघुत्तरी में ऐसे सवाल आएंगे, 2 जोड़ा बना करके आपको गुणनखंड कर देना है। 100% एक सवाल की गारंटी लेता हूं, ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज जो है मैं एक वीडियो भी सुबह के टाइम मैंने 2.0 चैनल पे डाला था, उस पर मैं जो है विजेथुआ कादीपुर गया था। तो काफ़ी बच्चों ने ये कमेंट किया भैया आप कहाँ के हैं। तो मित्रों जिस तहसील में ये है ना, उसी तहसील का निवासी हूँ मैं भी। लेकिन अब कुछ लोग पूछते हैं भैया गांव क्या है, गली क्या है, तो मित्रों मैं उतना शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है, इसी वजह से मैं शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आज गया था, मेरी ही तहसील है, मेरा ही ज़िला है सुल्तानपुर, कोई बाहर नहीं गया था। ठीक है, लंदन नहीं गया था, मेरे नज़दीक ही है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा सवाल हो गया, पाँचवा सवाल हो गया। छठा सवाल देखिए, log 625, कल मैंने ये सवाल बताया, log 625 बेस 5 बराबर 4, घातांकी रूप आपको लिखना है। घातांकी रूप हो जाएगा 5 की घात 4 बराबर 625। एक नंबर में ये भी सवाल आएगा। ठीक है ना, छठा सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए आइए 7वें सवाल की तरफ चलते हैं और आपसे 7वें सवाल की परिचर्चा करते हैं। मित्रों 7वां सवाल आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखिए, समुच्चय ए की मान दिया है, समुच्चय ए बराबर दिया है x इज सच दैट x, मतलब x एक ऐसी संख्या है जो कि 5 से कम है लेकिन वह विषम संख्या है। अगर x जो है 5 से कम है और वह विषम संख्याओं का समुच्चय है, और विषम संख्या 1 से चलती, 1 3 5, 5 से कम है लेकिन 5 के बराबर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट लिखा होता है x इज सच दैट x लेस देन 5 तो हम 5 न लेते, लेकिन 5 बराबर करके दिया अर्थात 5 को भी आपको लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा x की मान, a का मान हो जाएगा 1 3 5, और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 2 3 5 1। आपसे पूछा है a इंटरसेक्शन b। देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन में अंतर क्या होता है मित्रों। इंटरसेक्शन में वही पद लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, इंटरसेक्शन में वही पद लेते हैं बस। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है भैया एक यहां पर भी है, यहां पर भी है। काटिएगा नहीं आप, ठीक है, सवाल हल करते समय काटिएगा नहीं, मैं आपको केवल सिखाता हूं, ठीक है, काटना नहीं है। एक इन दोनों में कॉमन है 3, इन दोनों में कॉमन है 5, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा 1 3 5। लेकिन अगर यहीं पर ए यूनियन बी आपसे पूछ लिया जाए, तो जो कॉमन है तो उसे आपको एक बार लिखना है। जो कॉमन है, जैसे 1 3 5 कॉमन है, इसे आपको एक बार लिखना है। लेकिन जो बच रहा है आपको उसको भी लिखना है, चाहे पहले में बच रहा हो चाहे दूसरे में बच रहा हो, उसको भी आपको यूनियन में लिखना है। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वही लिखेंगे, लेकिन यूनियन में जो बच रहा है उसको भी शामिल कर देते हैं। 1 3 5 हो गया ना, 1 3 5 हो गया, यहां पर 2 बच रहा है ना, तो यहां पर 2 भी लिख दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा काम सही आपका। तो 1 3 2 5, इसे आप मतलब कि कायदे से लिखिएगा, 1 2 3 5 ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, चलिए यूनियन और इंटरसेक्शन का सवाल 100% आएगा, या तो घटाने वाला सवाल आएगा। ए में से बी को घटा दीजिए, बी में से ए को घटा दीजिए, कल मैंने जो बताया था। ठीक, चलिए 7वां सवाल हो गया। चलिए 8वें सवाल पर आते हैं। 8वां सवाल आपके बीच क्या कह रहा है, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने न आए हों, आपको सवाल लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूं। कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति, कारखाने में
कारखाने में काम करने वाले कारखाने में काम करने वाले बराबर 200 व्यक्ति। ठीक है, ऐसे आपको सवाल लिखना, 200 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम पर नहीं आए हो तो काम करने वाले 25 व्यक्ति, एक दिन 25 व्यक्ति काम पर नहीं आते हैं, तो काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 माइनस 25 बराबर 175। ठीक है, तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात, काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्ति, यहां पर काम करने वाले व्यक्ति बटे काम न करने वाले व्यक्ति। काम करने वाले व्यक्ति कितने, जो पहले दिया है उसके ऊपर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जो पहले दिया अनुपात में उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में दिया है बाद में लिखते हैं, लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा। तो काम करने वाले व्यक्ति 175 और काम न करने वाले व्यक्ति कितने, 25 1 के 25, 25 छक्का 150, 25 7 175, 7 आ जाएगा, 7:1 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा सवालों पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है। आप इस सवालों का प्रैक्टिस में करा रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं सवाल समझा नहीं रहा। 8वां सवाल कंप्लीट हो गया ना। चलिए, 9वां सवाल आपको घर से करना है। x² + 7x + 14, इसमें आपको भाग देना है किससे, x + 3 से भाग देना। कल मैंने भाग देना आपको सिखाया, भाग देकर के शेषफल आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए, 7वां सवाल भी कंप्लीट, 9वां सवाल भी कंप्लीट। भाग देकर के आपको भाग देकर के शेषफल भागफल दोनों बताना है। 8वां 10वां सवाल देख लीजिए। 2.5 अनुपाते x समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5, तो x का मान आपसे पूछा है। मैंने बताया है ऐसे सवालों में भाग बाहर वाला का गुणा बाहर में, अंदर वाले का गुणा अंदर, दोनों बराबर हो। बाह्य पद का गुणनफल 2.5 गुणे 2.5 बराबर होगा x गुणे 1.25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर बटे में जाती है, तो 2.5 गुणे 2.5 बटे 1.25। ठीक है, आपको इसको हल कर लेना है। भैया इसको हल करके बताइए। अब कुछ लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको कुछ लोग हल ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादा बच्चे हल कर पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर हल करके बताइएगा कितना आएगा। आप हल करके उत्तर हमको बताइएगा, और नहीं आता है तो आपको सीखना है इसे। मैं यहाँ पर सिखाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पर बस यही बताया, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल का होता है। आपको इसको हल करके हमको बताना है। ठीक है, चलिए, 11वां सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। 11वां सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओ केंद्र है, इस तरीके से देखिए, ओ वृत्त का केंद्र है ना। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद यहाँ पर है AB, मैं भूल गया क्या यार, भूल गया बना बताना, ADC, AD कोण ADC, D यहाँ पर है, C यहाँ पर। ठीक, देखिए D यहाँ पर है, C यहाँ पर है। ठीक, इसमें देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि यदि O वृत्त का केंद्र है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण ADC बराबर 140 अंश, तो कोण BAC का मान पूछा है, BAC अर्थात इसका मान आपसे पूछा है, मात्र इसका मान। ठीक है, अब देखिएगा सवाल आपको कैसे हल करना है। सवाल आपको हल करना है, सवाल आप लिखते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है, क्योंकि दिमाग आपको सब कुछ पता है, आपको प्रमेय थ्योरम सब कुछ पता है। क्या पता है, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णवत, जो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने अर्थात विकर्णवत कोणों का योग 180 अंश होता है। जानते कि नहीं जानते हैं। ठीक, और एक फार्मूला, एक प्रमेय आप यह भी जानते हैं कि अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वह 90 अंश का होता है, या यूं पढ़े तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ओ जो है वृत्त, किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो OAB क्या है, वृत्त का व्यास है कि नहीं। और वृत्त के व्यास के द्वारा जो एक कोण बन रहा है, OACB, जो ACB बन रहा है, वह कितना बनेगा, वो बनेगा 90 अंश, क्योंकि हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा बना कोण समकोण होता है। तो कोण OCB बराबर 90 अंश आपको लिखना है भाई, कोण ACB बराबर 90 अंश। और आप सभी लोग जानते हैं यह 90 अंश प्राप्त हो गया, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। आप क्या जानते हैं, अब दूसरे में आप क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णवत कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। तो आप देख रहे हैं अगर चक्रीय ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्यों? क्योंकि यह चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं और इसके शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है। अगर यह 140 है तो कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इसका योग जो है 180 अंश होता है। जब 140 से है तो 140 से हो जाएगा। अब किसी भी त्रिभुज में ACB एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण आपको पता है, तीसरा कोण आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इस तरीके से 90 40 130 हो जाएगा, तो इसका मान 50 आ जाएगा आसानी से। ठीक है, आपको लिखना कैसे है, जो जो आपने किया है, जो जो मैंने बताया है उस चीज को आपको लिखना है। और अगर आपको लिखना नहीं आता है तो वृत्त वाले चैप्टर को जा करके एक ही दिन में पूरे वृत्त को समाप्त कर लीजिए। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस में मैं केवल आपको सवाल दिखाऊंगा कि ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है। हो सकता है महाराज यही सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए। ठीक है, चलिए, हो गया ना 11वां सवाल। देखिए 12वां सवाल मैं आपको हल करता हूं। 13वां सवाल आपके लिए मैंने रखा है 15x की घात 4 धन 3x स्क्वायर ऋण 18, इसका गुणनखंड आपको करना है। आप गुणनखंड करके हमें बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। ये वाला सवाल मैं बता दूं, 2 की घात 5 गुणे 16 की घात ऋण 2, ठीक है, 16 की घात ऋण 2 भागे 2 की घात ऋण 3। ठीक है, आपको इसे हल करना है। क्या करना, हल करना है। ये सवाल आपकी प्रीवियस ईयर में आया है। देखिए आप इसको कैसे हल करने हैं। जब भी आप ऐसे सवालों को हल करें तो इस बात को ध्यान दें कि भागु जोग है। सबसे पहले बोर्डमास रूल का आप प्रयोग करेंगे। पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, उसके बाद आपको जो है भाग देना है, तब गुणा करना है, तब जोड़ करना है, तब घटाव करना है। ठीक, इतना तो आप जानते हैं ना, हाँ इतना जानते होंगे, निश्चित तौर पे जानते होंगे। और जब आपको ऋणात्मक संख्याएं घात के तौर पे दी रहे तो आपको क्या करना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि उनकी आधार को बराबर बनाया जाए। भाग अगर आप कर रहे हैं या गुणा आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए उनकी घात को, उनके आधार को बराबर बनाया जाए। क्योंकि आधार जब बराबर होता है तभी हम गुणा या भाग में, अगर आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार बराबर है तो भाग में घातें घट जाती हैं। इतना तो जानते हैं आप ना। तो इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे 2 की घात 5 यह है, इसको हम लिख देंगे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, पूरे की घात ऋण 2 दिया गया है, लिख दीजिए, भागे 2 की घात 3, 2 की घात ऋण 3। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात 5। बराबर और बराबर आसानी से लगाते चलिएगा, बराबर की कमी मत करिएगा, बराबर लगाते चलिएगा अपनी पूरे सवाल में। ठीक, 2 की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 8 भागे 2 की घात ऋण 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। इसको अब बराबर हो गया क्योंकि इसके आधार बराबर हो गए। ठीक है, 2 की घात 5 गुणे 2 की घात, देखिए भाग में क्या होता है, घातें घटती है। भाग में क्या होता है, घातें घटती है। यदि आधार बराबर है तो घातें घटती है। तो 2 की घात ऋण 8 ऋण 3 हो जाएगा ना। तो 2 की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 8 ऋण का गुणा धन 3, इतना कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 5 हो जाएगा। 2 की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 5, ऋण 8 धन 3 है, तो एक धन है एक ऋण है तो हमेशा घटता है, और घटने के बाद वही चिन्ह आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो ऋण 8 की संख्या बड़ी है, 8 के सामने ऋण का चिन्ह है तो हमेशा ऋण ही आएगा। ठीक, 2 की घात 5 गुणे 2 की घात ऋण 5 अर्थात 2 की घात 5 धन ऋण 5 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आप सभी लोग जानते हैं 2 की घात 5 धन ऋण का गुणा ऋण 2 की घात 5 ऋण 5। ठीक है, तो 2 की घात 5 ऋण 5 मतलब 2 की घात 0, और किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो अंतिम वाला सवाल मैंने दिया है इसको होमवर्क आप कर लीजिएगा, और ये प्रैक्टिस सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। कितने मिनट का वीडियो हो, 24 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, तो इसने वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जरूर मिलती होगी। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा यार, वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ लेता नहीं हूँ। वीडियो को आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखेगा उतना ही हमारा फायदा होगा। भाई समाज सेवा कहने को होती है, लेकिन इस गर्मी में अगर परिश्रम कर रहा हूँ तो उसका गुरु दक्षिणा यही है, आप लोग शेयर जरूर किया करिए वीडियो को। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। आप लोग मोटिवेशन के लिए 2-4 लाइन लिख सकते हैं,
बाकी मैं यहाँ पे पंखा इसी वजह से नहीं चलाता हूँ कि आप आवाज़ जो है खर 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 जाएगी तो बच्चा जो है परेशान होगा। आप परेशान ना होइए। मैं 10 मिनट 20-25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो एक आध घंटा गर्मी सह लूँगा तो मैं ख़त्म नहीं हो जाऊँगा। इससे मेरा भी निखार आएगा, पढ़ाने में थोड़ा सा संघर्ष करूँगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे